साल 2070 वो समय था जब इंसान धरती की सीमाएं पार कर ब्रह्मांड में पहुंच चुका था। अंतरिक्ष सपनों की नहीं, बल्कि प्रयोगों और खोजों की जगह बन गया था। इन्हीं खोजों में था चांद पर मिला पानी, एक रहस्य जो पहली नजर में तो जीवनदायी लगा, लेकिन असल में वो मौत से भी ज्यादा डरावना सच छुपाए बैठा था। किसे पता था कि ये पानी धरती जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा जहर है जो इंसान के शरीर को अंदर से बदलकर उसे भयानक हालात की तरफ धकेल देगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी साइंस फिक्शन कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2070 से होती है। उस वक्त धरती की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। प्रदूषण ने फसलें तबाह कर दी थीं, पानी लगभग खत्म हो चुका था और इंसान जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। हालात को काबू करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम चांद पर बने रिसर्च बेस पर भेजी गई। उनका मकसद था चांद के क्रिस्टल जैसे पानी का अध्ययन करना और उसे इस्तेमाल लायक बनाकर धरती पर लाना। वहां एक अजीब प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने वो पानी एक मरती हुई मछली के मुंह में डाला। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक टैंक अपने आप पानी से भरने लगा और वो मछली फिर से तैरने लगी। ये प्रयोग कामयाब लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उस चांद के बेस पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां मौजूद सारे वैज्ञानिक मर गए और पूरा बेस सुनसान हो गया। 5 साल बीत गए। अब 2075 में धरती पानी की किल्लत से तड़प रही थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि लोग प्यास से मरने लगे, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे और गरीब गंदा पानी पीकर बीमार पड़ रहे थे। सरकार ने समाज को वर्गों में बांट दिया था। अमीरों को साफ पानी मिलता, जबकि गरीबों को गंदा और कम पानी। बड़े कॉरपोरेशंस पानी बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। इन्हीं हालात में कोरियन स्पेस एजेंसी ने फैसला किया कि 5 साल पहले बंद पड़े उसी चांद के बेस पर फिर से एक टीम भेजी जाए। इस मिशन को डायरेक्टर क्लोई संभाल रही थी, क्योंकि उस बेस के राज दफन थे जिन्हें वो किसी भी कीमत पर छुपाए रखना चाहती थी। मिशन के लिए चुने गए 9 क्रू मेंबर्स का नेतृत्व कैप्टन हान करने वाले थे। लेकिन ये मिशन जितना जरूरी था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि 5 साल पहले वहां के 117 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी। एजेंसी ने सबको बताया कि वो हादसा रेडिएशन लीक की वजह से हुआ था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक काला सच जिसे लंबे वक्त तक छुपाया गया। मीटिंग में मौजूद डॉक्टर किम को इस मिशन पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि एजेंसी कुछ छुपा रही है। 5 साल पहले मरे वैज्ञानिकों में उसकी अपनी बहन भी शामिल थी, इसलिए शुरू में उसने मिशन पर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन डायरेक्टर क्लोई ने उसे मनाने के लिए जीवन भर साफ पानी देने का गोल्ड कार्ड ऑफर किया। सच जानने की चाह ने आखिरकार डॉक्टर किम को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में एक और कारण था। मरने से पहले उसकी बहन ने उसे एक गुप्त संदेश भेजा था, जिसमें लिखा था, लूना को ढूंढो। ये शब्द उसे परेशान कर रहे थे और अब वो इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। डायरेक्टर ने सभी क्रू मेंबर्स को बताया कि उनका काम सिर्फ बेस से रिसर्च किए गए कीमती कैप्सूल्स लाना है, जिन्हें बहुत कम तापमान में रखना होगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन कैप्सूल्स में आखिर है क्या। मिशन के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले एजेंसी ने उनके मुख्य पायलट को बदल दिया, जिससे टीम में असहमति फैल गई। फिर भी कैप्टन हान ने सबको शांत करवाया और स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भर ली। जहाज सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन चांद पर लैंडिंग के दौरान अचानक सिस्टम खराब हो गया और उनका शिप बेस से कई किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। सभी घायल अवस्था में बाहर निकले और पाया कि वे बेस से 8 किलोमीटर दूर हैं। शिप पहाड़ से नीचे गिर चुका था और उनका समय निकल रहा था। घायल क्रू मेंबर्स में से एक ने मरने से ठीक पहले कहा कि उसे उस बेस का असली सच पता है और वहां बेहद खतरनाक चीज मौजूद है, लेकिन पूरी बात बताने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। ये सुनकर बाकी सभी को शक हो गया कि एजेंसी ने उनसे कोई बड़ा राज छुपाया है। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी चलते हुए बेस तक पहुंच गए और वहां अपने ऑक्सीजन टैंक भर लिए। एजेंसी ने बताया था कि अंदर रेडिएशन लीक हुआ है, इसलिए किसी ने अपने सूट उतारने की हिम्मत नहीं की। यहीं पर डॉक्टर किम को अपनी बहन का आखिरी संदेश याद आया, लूना को ढूंढो। बेस के अंदर कदम रखते ही सबके सामने मौत का भयानक मंजर फैला हुआ था। चारों तरफ क्रू मेंबर्स की लाशें बिखरी हुई थीं, जो पिछले 5 सालों से वहीं पड़ी थीं। लेकिन असली झटका तब लगा जब सबने देखा कि ये लोग रेडिएशन से नहीं, बल्कि पानी में डूबकर मरे थे। सवाल ये था कि चांद जैसी बंजर जगह पर इतना पानी आया कहां से? सभी हैरान थे।
आगे बढ़ने पर उन्हें एहसास हुआ कि बेस के सारे सिस्टम ठीक चल रहे थे और वो रेडिएशन जिसका डर दिखाकर उन्हें यहाँ भेजा गया था असल में था ही नहीं। डॉक्टर किम गुस्से में बोली कि एजेंसी ने उनसे सच्चाई छुपाई है और इन लाशों का पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन कैप्टन हान ने सख्ती से कहा कि उनके पास वक्त नहीं है और उन्हें मिशन पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें धरती से संपर्क करके अपने क्रैश होने की खबर देनी थी ताकि दूसरा रेस्क्यू शिप भेजा जा सके। सब कंट्रोल रूम पहुंचे और लाइट्स चालू की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कम्युनिकेशन एंटीना पूरी तरह बेकार पड़ा था, यानी वे धरती तक कोई खबर नहीं पहुंचा सकते थे। रेडिएशन ना होने की वजह से सबने अपने हेलमेट उतार दिए और कैप्टन हान ने मिशन का प्लान समझाया। बेस में कुल 3 स्टोरेज यूनिट थी और जरूरी कैप्सूल्स इनमें से कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए क्रू 3 टीमों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में सैंपल्स खोजने निकल पड़े। रास्ते में एक मेंबर ने दूसरे को बताया कि कैप्टन हान तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को आजीवन साफ पानी दिलाने के लिए उन्होंने ये खतरनाक मिशन स्वीकार किया था। तभी एक टीम ने स्टोरेज का दरवाजा खोला और अंदर जो दृश्य सामने आया वो रूह कांपा देने वाला था। वहां ढेरों लाशें पड़ी थीं, जैसे लोग भागना चाहते हों, लेकिन किसी ने उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया और ये सब भी पानी में डूबकर मरे थे। माहौल में सन्नाटा छा गया। कैप्टन हान ने कहा कि इन सब से ध्यान हटाकर मिशन पर फोकस करो। इसी बीच तीनों टीमें अपने अपने स्टोरेज तक पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई सैंपल्स मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने पहले ही सब निकाल लिया हो। तभी बेस के अंदर से अजीब सिग्नल मिलने लगे, मानो वहां कोई और भी मौजूद हो। लेकिन ये मुमकिन कैसे था? अगर 5 साल से कोई जिंदा भी रहा होता तो बिना पानी और खाने के अब तक बच नहीं पाता। तभी एक टीम को एक लाश के पास आखिरकार एक कैप्सूल मिल गया। जैसे ही मेंबर ने उसे उठाने की कोशिश की, अचानक असंख्य नैनो पार्टिकल्स उसकी आंखों के जरिए शरीर में घुस गए। उधर एक और जगह डॉक्टर किम ने देखा कि अंधेरे में किसी ने उसके साथी पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। जो अकेला कैप्सूल वहां बचा था वो अनजान शख्स उठाकर भाग गया। अब ये साफ हो चुका था कि बेस में उनके अलावा कोई और मौजूद है जो बेहद खतरनाक है, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो भी सिर्फ कैप्सूल्स ही ढूंढ रहा था। डॉक्टर किम ने घबराकर सबको बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तभी उन्होंने मरे हुए साथी की बॉडी कैम रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें साफ दिख रहा था कि एक इंट्रूडर ने उसे मारा और फिर वेंटिलेशन शाफ्ट से भाग गया। अब सभी को यकीन हो गया। टीम तुरंत कंट्रोल रूम लौटी और फैसला किया कि बाहर जाकर रेडियो एंटीना ठीक करना होगा। लेकिन इससे पहले ही वो मेंबर जिसके शरीर में नैनो पार्टिकल्स घुसे थे अचानक तड़पने लगा। उसके मुंह से बेतहाशा पानी निकलने लगा और सब हैरानी से उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसका पूरा शरीर पानी से भर चुका था। आखिरकार उसकी मौत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सबकी हुई थी, पानी में डूबकर। सब इसे किसी रहस्यमय वायरस का असर मानने लगे और जल्दी से फिर से अपने सूट पहन लिए। उसकी लाश को अलग कमरे में बंद कर दिया गया और उसका भाई चोंग गहरे सदमे में चला गया। इसी हालात में कैप्टन हान ने आखिरकार डॉक्टर किम को इजाजत दी कि वो बेस के मेडिकल डेटा का एनालिसिस करे ताकि असलियत सामने आ सके। डॉक्टर किम काम में जुट गई, जबकि हान और बाकी की टीम को आदेश दिया कि उस अज्ञात इंसान को वेंटिलेशन शाफ्ट में खोजा जाए। जब वे अंदर गए तो वहां दीवारों पर अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई मिली, जिन्हें फॉलो करते हुए वे एक गुप्त कमरे तक पहुंच गए। लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें एक खास कोड चाहिए था जो उनके पास नहीं था। मजबूरन वे लौट आए। इसी बीच 2 इंजीनियर्स ने बताया कि शायद कम्युनिकेशन चालू करने का तरीका मिल गया है। किसी एक को बाहर जाकर एंटीना ठीक करना होगा। कैप्टन हान खुद ही बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकला, खराब मशीनरी उसकी तरफ बढ़ने लगी और टकराने से उसका ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। हालात खराब होने के बावजूद हान ने एंटीना ठीक कर दिया, लेकिन वापस लौटते समय ऑक्सीजन की कमी से रास्ते में ही बेहोश हो गया। साथियों ने उसे अंदर खींच लिया और होश आने पर सब कंट्रोल रूम की तरफ दौड़े, लेकिन एंटीना ठीक होने के बावजूद अब भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी कंप्यूटर चालू हुए और स्क्रीन पर एक रहस्यमय सिग्नल दिखा जो स्टोरेज नंबर 3 से आ रहा था। वे वहां पहुंचे और पता चला कि जिस मेंबर को अनजान हमलावर ने मारा था उसके पास एक गुप्त फोन था। फोन खोलने पर खुलासा हुआ कि वो शख्स असल में एक गुप्त मिशन पर था, जिसका मकसद था हर हाल में उस पानी के सैंपल को धरती तक पहुंचाना, चाहे इसके लिए बाकी क्रू की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये गुप्त एजेंट किसने भेजा था। सैंपल चुराने से पहले ही वो मारा गया था।
इसी दौरान इंजीनियर्स आखिरकार धरती से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गए और कैप्टन हान ने डायरेक्टर क्लोई को सब कुछ बता दिया। क्लोई ने 3 क्रू मेंबर्स की मौत पर अफसोस जताया, लेकिन हान ने सवाल किया कि एजेंसी ने उनसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ रेडिएशन है जबकि असल में कुछ भी नहीं है। उसने धमकी दी कि अगर एजेंसी सच नहीं बताएगी तो वे मिशन अधूरा छोड़ देंगे। मजबूरन क्लोई ने सच्चाई बताई। धरती पर अब पानी लगभग खत्म हो चुका था और 5 साल पहले इसी बेस पर डॉक्टर किम की बहन ने चांद की सतह के नीचे से पानी खोज निकाला था। लेकिन ये पानी सामान्य नहीं था। ये किसी भी जीवित शरीर के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ता और उसे अंदर से डुबो देता। एजेंसी ने सोचा कि अगर इस पानी को नियंत्रित करना सीख लिया तो वे धरती के सबसे बड़े संसाधन यानी पानी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन पहले प्रयोग के दौरान पूरे बेस के वैज्ञानिक डूब कर मारे गए और एजेंसी ने यह सच छुपा लिया। अब जबकि धरती पर पानी की किल्लत थी, उन्होंने दोबारा प्रयोग करने का फैसला किया। हान भावुक होकर बोला कि चाहे जो हो उन्हें ये मिशन पूरा करना होगा, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार है और साफ पानी न मिलने पर उसकी जान जा सकती है। यही वजह थी कि वो रिटायरमेंट के बाद भी इस मिशन पर आया था। अब डॉक्टर किम और हान फिर से उसी गुप्त दरवाजे पर गए और डायरेक्टर क्लोई द्वारा बताए गए कोड से उसे खोल दिया। अंदर जाते ही उन्हें बेस का पूरा डेटा और रिसर्च ड्राइव्स मिली। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक हैच खोला और जो दृश्य सामने आया वो दंग कर देने वाला था। पूरे क्षेत्र में घने पेड़ पौधे उगे हुए थे। कैप्टन हान ने तुरंत सभी मेंबर्स को इकट्ठा किया ताकि मिलकर इस हैच के भीतर मौजूद रहस्य को देखा जा सके। सिर्फ एक क्रू बाहर हैच की सुरक्षा के लिए रुका, जबकि बाकी सब अंदर गए और देखा कि वहां कई सारे स्टोरेज रूम्स थे जो अजीब तरह से पेड़ पौधों से भरे हुए थे। ये पूरा इलाका पहले के बेस मैप में दर्ज ही नहीं था, इसलिए वे अब तक इसे ढूंढ नहीं पाए थे। आखिरकार एक कमरे में उन्हें ढेरों सैंपल्स मिल गए। हालांकि फर्श पर एक सैंपल गिरकर टूटा हुआ था और लगता था कि उसका पानी किसी बीज के संपर्क में आया होगा, जिससे यहाँ उगे सभी पौधे पैदा हुए थे। अब क्रू ने सावधानी से सारे सैंपल्स को लो टेम्परेचर सूटकेस में पैक करना शुरू कर दिया। तभी कैप्टन हान ने नोटिस किया कि कोई उन्हें वेंटिलेशन से देख रहा है। सब अलर्ट हो गए, लेकिन उससे पहले ही अचानक एक अनजान शख्स ने हमला कर दिया। उसने एक क्रू का हाथ काटकर उसका सैंपल छीन लिया। एक और मेंबर ने गोली चलाई, जिससे सैंपल छूटकर गिर गया और हमलावर भाग निकला। जब सब उसका पीछा करने लगे तो सच सामने आया। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक छोटी लड़की थी जिसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन उसके कुछ अंग जानवरों की तरह विकसित थे, जिससे वो बेहद तेजी से मूव कर पा रही थी। वो खुद को घेरता देख भागी और एक क्रू मेंबर से टकरा गई, जिससे एक कैप्सूल गिरकर टूट गया। उसका पानी मृत क्रू के खून से मिलते ही हर सेकंड बढ़ने लगा। क्रू घबराकर अब तक इकट्ठे किए सैंपल्स लेकर वहां से भाग निकला और घायल साथी को कंट्रोल रूम में लाकर इलाज करने लगा। इसी बीच खुलासा हुआ कि एक और क्रू मेंबर रियो के पास भी गुप्त फोन था और वो किसी को मैसेज कर रहा था कि उनके पास कुछ सैंपल्स हैं। रिप्लाई में उसे आदेश मिला कि बाकी सभी क्रू मेंबर्स को मारकर सारे सैंपल्स कब्जे में कर ले। रियो इस खतरनाक सौदे पर राजी हो गया। दूसरी तरफ बाकी क्रू ने चर्चा की कि वो रहस्यमयी लड़की कौन है और इतनी तेजी से मूव कैसे कर सकती है। डॉक्टर किम ने अनुमान लगाया कि वो लड़की हर बार केवल पानी के सैंपल्स पर ही हमला करती है, यानी उसे किसी तरह वही चांद का पानी चाहिए। इसी बीच कैप्टन हान ने धरती पर डायरेक्टर क्लोई से बात की और उसे बताया कि उन्हें कुछ पानी के सैंपल मिल गए हैं, लेकिन एक छोटी लड़की उन्हें बार बार अटैक कर रही है और क्रू को मार रही है। क्लोई ने ठंडे अंदाज में आदेश दिया कि उस लड़की को पकड़कर खत्म कर दिया जाए और जितने भी सैंपल मिले हैं उन्हें लेकर रेस्क्यू शिप का इंतजार करें। लेकिन फोन कटते ही खुलासा हुआ कि क्लोई उस लड़की को अच्छे से जानती है और उसके साथ उसकी एक तस्वीर भी मौजूद है। उधर कैप्टन हान अपनी टीम के साथ बेस के अंदर लड़की को मारने निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही समझ गया कि लड़की को पूरे बेस की संरचना का पता है, इसलिए वो आसानी से हर जगह पहुंचकर उनसे बच निकलती है। वहीं डॉक्टर किम जब रिसर्च डेटा चेक कर रही थी तो पाया कि पूरा रिकॉर्ड पहले से ही किसी ने डिलीट कर दिया है। वो कंट्रोल रूम लौटने लगी, लेकिन वहां देखा कि रियो छुपकर सारे सैंपल्स चुरा रहा है। किम ने उसे रोककर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? टीम जैसे ही इस डरावनी सच्चाई के बीच फंसी, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर किम को अब साफ समझ आ चुका था कि रियो शुरू से ही उन्हें धोखा दे रहा था, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो छोटी रहस्यमयी लड़की लूना फिर सामने आ गई। रियो ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी तेज हरकतों से कोई भी गोली उसे नहीं लगी।
इस बार बाकी क्रू ने मिलकर उसे घेर लिया और किम ने सैंपल्स दिखाकर उसे शांत करने की कोशिश की ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। जैसे ही लूना ने सैंपल पकड़ने की कोशिश की, रियो ने पीछे से गोली चला दी। नतीजा ये हुआ कि कैप्सूल टूटकर लड़की जमीन पर गिर पड़ी। किम ने देखा कि उसके कुछ हिस्से मछली के गिल्स जैसे थे, मगर वो मरने के बजाय अचानक वहां से भाग निकली। किम को यकीन हो गया कि उसका शरीर इस पानी से पहले ही म्यूटेट हो चुका है। उधर धरती से खबर आई कि अब हालात और भी बिगड़ चुके हैं। पानी की कमी से दंगे भड़क उठे हैं और समय बेहद कम बचा है। इस बीच रियो को फिर से आदेश मिला कि सभी सैंपल्स अपने कब्जे में लेकर बाकी क्रू को खत्म कर दे, और उसने घायल साथी को गोली मारकर रास्ते से हटा भी दिया। अब कैप्टन हान ने एक नया प्लान बनाया। अगर वे लूना को पकड़ लें तो उसकी म्यूटेशन से उन्हें इस रहस्य की चाबी मिल सकती है। डॉक्टर किम पानी का सैंपल लेकर कॉरिडोर में खड़ी हो गई और बाकी क्रू मेंबर्स आसपास ही छिप गए। जैसी उम्मीद थी, लूना पानी की लालसा में फिर से आई। टीम ने दरवाजे बंद कर उसे घेर लिया, मगर इसी दौरान लूना ने किम को काट लिया। तभी किम ने उसकी गर्दन पर लूना नाम देखा और समझ गई कि यही वो संदेश था जो उसकी बहन ने मरने से पहले भेजा था। हान ने उसे बेहोश कर दिया और किम उसे संभालने लगी। उसी समय रियो ने गेट्स लॉक कर दिए ताकि सबको खत्म कर सके, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाकर लूना फिर से भाग निकली और किम भी सैंपल्स लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। पीछा करते हुए किम को वो गुप्त कमरा मिला जहां लूना पिछले 5 सालों से रह रही थी। वहां पुराने क्रू की तस्वीरें, कैप्सूल्स और सबसे अहम डेटा ड्राइव्स थीं। उन्हें खोलने पर किम को असली सच्चाई दिखी। पुराने वैज्ञानिकों ने न सिर्फ मछलियों पर बल्कि छोटी लूना पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लूना असल में एक क्लोन थी और उससे पहले के 72 क्लोन एक्सपेरिमेंट्स में मारे जा चुके थे। जो छोटी लड़की इनसे पानी चुरा रही थी वो लूना 73 थी, जो चांद के पानी से इम्यून हो चुकी थी। किम का दिल भर आया, मगर उसने देखा कि घायल लूना जब चांद के पानी से इंजेक्ट हुई तो उसके घाव खुद ब खुद भरने लगे। उधर हान को भी वो कमरा मिला जहां दर्जनों लूना के क्लोन अब भी बैग्स में टंगे हुए थे। तभी रियो और सन में सैंपल्स को लेकर भिड़ंत हो गई। गोलियों की बौछार में एक कैप्सूल सन के खून से मिल गया और कमरे में पानी तेजी से मल्टीप्लाई होकर उसे डुबोने लगा। रियो बेस से बाहर निकलने के लिए बेस के दरवाजे खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे खोले, पूरे बेस में तेजी से पानी भरने लगा। जब तक हान और बाकी क्रू कंट्रोल रूम पहुंचे, सन मर चुका था और रियो गायब हो चुका था। अब पानी लगातार बढ़ रहा था और बाहर निकलते ही वो ठंड से जम भी रहा था। क्रू समझ गया कि पूरा बेस अब बाढ़ में डूबने वाला है और सब कंट्रोल रूम में इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे कि अब उनका आखिरी कदम क्या होना चाहिए। डॉक्टर किम अब खुद को बीमार महसूस करने लगी थी, इसलिए वो बाकी सभी से दूर एक कमरे में जाकर खुद को अलग कर लेती है ताकि किसी और पर असर ना हो। मगर तभी उसके शरीर से पानी रिसने लगा और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा बच गई। हान ने समझाया कि शायद नन्ही लूना के काटने की वजह से वो भी म्यूटेट हो गई थी और इसलिए ये पानी अब उसे मार नहीं पा रहा था। तभी धरती से खबर आई कि उनके रेस्क्यू शिप को जानकारी मिली है कि एक और अमेरिकी शिप भी बेस की ओर बढ़ रही है। सभी को एहसास हो गया कि रियो दरअसल शुरू से ही अमेरिकी एजेंसी के लिए सैंपल्स चुरा रहा था। उनका असली मकसद था रियो को उन सैंपल्स के साथ सुरक्षित ले जाना। किम घबराई हुई बोली कि इस चांद के पानी को धरती पर ले जाना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर ये जाकर वहां मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और ऊपर से वे लोग लूना पर भी इंसानी एक्सपेरिमेंट करेंगे। डायरेक्टर क्लोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, मगर हान को लूना में अपनी बेटी की झलक दिखी और उसने उसे बचाने का फैसला किया। सभी मिलकर लूना को लेकर बेस में भरते पानी से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिरी गेट तक पहुंचने पर उनके सामने रियो फिर से खड़ा था। वो अपना अतीत याद करने लगा कि 5 साल पहले भी उसी ने पुराने क्रू को भागने से रोका था ताकि सरकार की सच्चाई बाहर ना आ सके, और अब भी उसे वही करना पड़ रहा था। तभी हान ने मौके का फायदा उठाकर रियो को गोली मार दी और उसके हाथ से सैंपल्स छीन लिए। लेकिन गोलीबारी में हान के एक साथी को गोली लग गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। सभी लोग जल्दी जल्दी सूट पहनकर बाहर निकलने लगे, क्योंकि अंदर का पानी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही गेट्स खुले, उन्होंने देखा कि छोटी लूना बिना किसी सूट के ही बाहर निकल गई है। चांद की ठंडी सतह पर खड़े होकर वो धरती की ओर देख रही थी। 5 सालों में उसका शरीर पूरी तरह म्यूटेट होकर अब चांद के वातावरण के अनुकूल हो चुका था। अब उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। इस अफरा तफरी में हान का शरीर पानी के संपर्क में आ गया और वो धीरे धीरे डूबने लगा।
मरते वक्त उसने साथियों से आखिरी बार कहा कि वे धरती पर जाकर उसकी बेटी को बचा लें, और फिर उसने दम तोड़ दिया। ऊपर आसमान में उनका रेस्क्यू शिप आ चुका था। बचे हुए क्रू ने फैसला किया कि वे लूना को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अब उसका घर यही चांद था और वे सिर्फ सैंपल्स लेकर धरती लौटेंगे। इसी के साथ ये पूरी कहानी अपने आखिरी मोड़ पर खत्म होती है। पीछे रह जाती है लूना की रहस्यमयी परछाई, जो चांद पर खड़ी होकर नीली धरती को निहार रही थी।